नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे कि आपके आरओ में पूछे गए प्रश्न हैं, ये एपीएस परीक्षा में, सीए परीक्षा में, डिफरेंट परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बना है। ठीक है, तो हम उन्हीं प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे। आज ये जो हम लेक्चर ले रहे हैं ये 6th लेक्चर है। इसके पहले 5 लेक्चर्स को हमने ले लिया है जिसमें हमने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ हमने टॉपिक को डिस्कस किया है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पे चल रही है, प्रश्नों के माध्यम से हम सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। आज की क्लास में ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, 24-25 प्रश्न ही हैं जिनको कि आज हम डिस्कस करके पॉलिटी के सारे प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेंगे जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। आज पॉलिटी की आखिरी क्लास है। आज की क्लास के बाद हम देखेंगे कि पॉलिटी में जितने भी प्रश्न इलाहाबाद हाई कोर्ट के परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप लोग रिक्वेस्ट किया है, आप लोग ने कमेंट बॉक्स में बताया है। ठीक है, तो चलो अब आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में। इस वीडियो क्रैश कोर्स को लॉन्च किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए, जहां पर एंटायर सिलेबस को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कवर किया गया है, प्लस आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ इंक्लूडेड होगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में दे दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। और अगर हम इस सीरीज में देखें इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में पॉलिटी का ये 251 प्रश्न है। आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं। सुमेलित करते हुए चलते हैं। क्लास क्या दिया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सरकार के विधि अंगों के माध्यम साझा की गई शक्तियां, ठीक है। द पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो विभिन्न अंगों की बात की गई है, गवर्नमेंट के डिफरेंट अंगों की बात की गई है, डिफरेंट ऑर्गन्स की बात की गई है। तो आपको पता है कि हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की। लेजिस्लेचर का काम क्या है, विधायिका का काम क्या है, लॉ को बनाना, विधि का निर्माण करना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, कार्यपालिका का उसे इम्प्लीमेंट करना। जुडिशरी का काम क्या है, जस्टिस करना, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर हमने ऑर्गन्स के डिफरेंट ऑर्गन्स की बात की, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ द पावर, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू के लॉ ऑफ सेपरेशन के बारे में आपने सुना होगा। लॉ ऑफ सेपरेशन के बारे में सबसे पहले किसने बोला था, तो मॉन्टेस्क्यू ने बोला था, ये भी याद रखिएगा। तो एक आपका क्या हो गया, 2 हो गया, 2 जगह दिया गया है। फिर देखिए पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, विभिन्न स्तरों पर सरकार के मध्य साझा की गई शक्तियों की बात की गई है। पहले के लेक्चर में मैंने आपको संघीय ढांचा की बात बताई है के बारे में, हमने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की और फेडरल स्ट्रक्चर में मैंने बताया है देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जब भी हम संघीय ढांचा की बात करते हैं, हम शक्ति के वितरण की बात करते हैं किसके बीच में, संघ और राज्य की मध्य, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार की बात हुई है, तो बी का आपका क्या हो गया, 4th हो गया, क्लियर है। सी देखिए द पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप, विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा साझा की गई शक्ति को हम क्या कहते हैं, बहुलवाद कहते हैं, प्लूरलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर सी का 1st हो गया। और आखिरी दिया है 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की गई शक्ति, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको गठबंधन सरकार कहेंगे। गठबंधन सरकार में आपको पता है 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल एक साथ क्या करते हैं, शक्ति को साझा करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। ये जो प्रश्न था ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी परीक्षा में 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न हम देखें, यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। 25वां प्रश्न देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है, तो फ्रेंच है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, चीनी है, ठीक है, ये सारे हैं ना। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा क्लास, सही उत्तर क्या होगा, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, ठीक है, इतना दिया गया है, ये 3 है। अगर हम देखें संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान आधिकारिक भाषाएं अगर हम देखें तो अरबी हो गया, ठीक है, चीनी हो गया,
अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, रूसी हो गया और स्पेनिश हो गया। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के एग्जाम में 2022 में। तो हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ ले, लेकिन संभावना नहीं की भी है, लेकिन नोट कर लीजिएगा अगर पूछा गया है तो। देखिए, जब भी पढ़िए ना, जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेंगे वो तो आपको पढ़ने ही हैं, प्लस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं एक बार उनको भी देख लीजिए, ठीक है। और जो प्रश्न पहली बार आप पढ़ रहे हैं, जिसका उत्तर आपको नहीं पता, उसको हाईलाइट कर लीजिए या कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिटी द एक्ट दैट वॉलिएट द क्रिमिनल लॉ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपराधिक विधि की बात की गई, आपराधिक विधि की बात की गई है, क्रिमिनल लॉ की बात की गई है। हम सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा कौन से क्रिमिनल लॉ है। चोरी क्रिमिनल लॉ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किराया संबंधित मामले, तालाक के मामले, ये सब क्या, ये सब सिविल में आ जाएगा आपका। मर्डर क्रिमिनल हो गया, ठीक है। हैरासमेंट, उत्पीड़न की बात यहाँ पर की गई है, ये भी आपका क्या हो गया, क्रिमिनल हो गया। तो कौन कौन सा क्रिमिनल है, चोरी हो गया, ठीक है, मर्डर हो गया, हैरासमेंट हो गया। तो एडीई कहाँ दिया गया है, सी में दिया गया है। ये ग्रुप सी परीक्षा में 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्लियर ना क्लास, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, चोरी, हत्या, उत्पीड़न संबंधित जितने भी कृत्य हैं ये आपराधिक विधि के का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। और जब हम किराया संबंधित मामले और तलाक के मामलों की बात करेंगे तो ये सिविल मामले हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए। अगला देखते हैं 254 प्रश्न को। डायरकी की बात की गई है, द्विशासन का अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया है। चलो देखते हैं, एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक ऑप्शन को पढ़िए। एक शक्तिशाली देश का एक गरीब देश का पर नियंत्रण, क्या ये डायरकी है, नहीं, ये डायरकी नहीं है। तानाशाह द्वारा शासित देश, ये भी डायरकी नहीं है। लोगों के एक छोटे समूह का देश पर नियंत्रण, ये भी डायरकी नहीं है। एक सरकार जिसमें सत्ता दो शासकों में निहित है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे द्विशासन बोला गया है, मतलब दो की बात हो रही है। तो अगर आपको डायरकी का मतलब पता ही नहीं है, द्विशासन मतलब पता ही नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ के ये दिमाग तो लगा सकते हैं ना, द्वि लिखा है मतलब दो, और दो ऑप्शन में खाली कहाँ पर लिखा है, डी में लिखा है कि एक सरकार जिसमें दो शासकों, एक सरकार जिसमें सत्ता दो शासकों में निहित हो। तो इस तरीके से भी आप इस ऑप्शन को टिक लगा सकते थे, डी, ठीक है। ये मैं आपको हिंट बता रही हूँ कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी नहीं आता है तो दिमाग तो लगा ही सकते हैं ना। द्विशासन, डायरकी की बात है और कहाँ पर दो की बात की गई है, खाली ऑप्शन डी में दो की बात की गई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना क्लास, जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। डायरकी की जब भी हम बात करेंगे, द्विशासन की जब भी हम बात करेंगे, तो परीक्षा में प्रश्न बनता है कि डायरकी को प्रोविंस में कब लगाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रांतों में डायरकी जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत लगाया गया था, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कि हम 1919 एक्ट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोविंस में, प्रांतों में द्विशासन की बात कब की गई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, 1919 एक्ट में। और अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उसमें डायरकी को प्रोविंस से हटाकर सेंटर पे लगा दिया गया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। प्लस जब भी डायरकी की बात करेंगे, जब हम 1919 में जो प्रोविंस में डायरकी लगाई गई थी, जब हम उसकी बात करेंगे तो वहाँ पर होता क्या था, सब्जेक्ट जो होते थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था। एक आपका रिजर्व लिस्ट होती थी, एक ट्रांसफर्ड लिस्ट होती थी। ध्यान दीजिएगा, एक रिजर्व लिस्ट होती थी और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट होती थी। रिजर्व लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते थे ना, वो आपके कौन से होते थे, जैसे पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, फिनेंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट रिजर्व लिस्ट में रखे थे। जिसमें कि डिसीजन कौन लेता था, गवर्नर लेती थी, उसकी काउंसिल लेती थी, ठीक है। तो सारी पावर जो थी वो गवर्नर के पास थी, ऐसे आप समझ सकते हैं, जो सब्जेक्ट रिजर्व लिस्ट में रखा गया है इंपॉर्टेंट, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, फिनेंस, ये सब उसमें हो गए। ट्रांसफर्ड लिस्ट जो होती थी, ट्रांसफर्स लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उसमें जो डिसीजंस थे वो काउंसिल द्वारा लिए जाते थे, उसमें वो काउंसिल से जानकारी लेता था और उस काउंसिल में आपके कुछ
नॉमिनेटेड मेंबर्स इंडियंस भी होते थे, इंडियन मिनिस्टर्स भी होते थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। यही हम कहते हैं, इसी को डायरकी। डायरकी में जब 1919 की डायरकी में क्या हुआ, जो सारे सब्जेक्ट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एक आपकी संरक्षित, जिसको कि हम रिजर्व लिस्ट कह रहे हैं, जिसमें कि गवर्नर डिसीजन लेता था। दूसरा संरक्षित या आरक्षित, जो भी उसको बोलते हो, ठीक है, हिंदी में अभी देख लेते हैं, मतलब आप समझ गए, रिजर्व करके रख दिया गया। और दूसरा हस्तांतरित, मतलब ट्रांसफर्ड लिस्ट, जिसमें कि डिसीजन काउंसिल द्वारा लिए जाते थे, जिसमें कि इंडियन मिनिस्टर्स भी होते थे। ये याद रखिएगा। इस प्रश्न का तो सही उत्तर आपका डी हो गया। और 1935 एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो आपका डायरकी थी उसको प्रोविंस से हटाकर सेंटर पे लगा दिया गया था। चलिए यहाँ पर देख ले एक बार, इसको देखिए। 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, जिसमें आरक्षित, ठीक है, संरक्षित आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा शाहों की कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। बस ये याद रखिए, यहाँ पर डिसीजन गवर्नर लेता था, उसका काउंसिल लेता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जब हम ट्रांसफर्ड लिस्ट की बात करते हैं, हस्तांतरित विषयों की बात करते हैं, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाना था तो उसको, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिए, लियोनेल कार्टिस की जो हम बात करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले द्वैत शासन की बात की थी। इन्हें द्वैत शासन का जनक माना जाता है, लियोनेल कार्टिस को, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कभी परीक्षा में। अगला प्रश्न हम देखें यहाँ पर, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, हमने डिस्कस किया है ये प्रश्न। हाईकोर्ट आरओ में 2022 में पूछा गया है, और मैंने आपको बताया था राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो पहली कैबिनेट मिनिस्टर थी, ठीक है, विमेन कैबिनेट मिनिस्टर, फर्स्ट विमेन कैबिनेट मिनिस्टर, ये याद रखिएगा, अमृत कौर जी का नाम। चलो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको सरोजनी नायडू दिया गया है। जब हम सरोजनी नायडू की बात करते हैं तो आपको पता है इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता पहली भारतीय महिला जिन्होंने किया था, पहली भारतीय महिला जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी वो सरोजनी नायडू थी। लेकिन अगर आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि पहली महिला जिसने आईएनसी की अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तब आप एनी बेसेंट बोलेंगे। ये क्लियर है ना। जब फर्स्ट विमेन की बात की जाएगी, फर्स्ट विमेन जिन्होंने आईएनसी को प्रिसाइड किया था, तब आप बताएंगे एनी बेसेंट। जब इंडियन विमेन की बात की जाएगी तब आप सरोजनी नायडू का नाम बताएंगे, ठीक है। एनी बेसेंट जो थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी, आयरलैंड से बिलोंग करती थी। एनी बेसेंट भारत आई थी थियोसोफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने, याद रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने एनी बेसेंट आई थी। कई बार परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि एनी बेसेंट वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर कौन थे, मैडम ब्लावस्की और ऑलकाट, याद रखिएगा। बाद में एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आती हैं और थियोसोफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करती हैं। प्लस जब भी हम एनी बेसेंट की बात करते हैं, ये तो आपको पता चल गया, शी वॉज द फर्स्ट विमेन हु प्रिसाइडेड आईएनसी, ये आपको पता चल गया, पहली महिला जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दूसरा पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि होम रूल मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसको मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट की शुरुआत भी एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। ये आइडिया एनी बेसेंट लेकर आई थी, ठीक है। आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट था, वही आइडिया एनी बेसेंट भारत में भी लेकर आई थी। हाँ, अगर परीक्षा में कभी ये पूछा गया कि किसका होम रूल मूवमेंट पहले स्टार्ट हुआ था, बाल गंगाधर तिलक का या एनी बेसेंट का, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल मूवमेंट था वो पहले शुरू हो गया था एनी बेसेंट से, ठीक है। लेकिन होम रूल मूवमेंट की बात होगी तो एनी बेसेंट का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट चलिए। हाँ, यहाँ पर अरुणा आसफ अली की बात करें तो ये किससे रिलेटेड थी, ये किस मूवमेंट में आपको दिखती है, क्विट इंडिया मूवमेंट में दिखती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। सरोजनी नायडू से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहली गवर्नर थी, फर्स्ट विमेन गवर्नर थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। चल, तो इस प्रश्न का तो उत्तर सी आपका सही हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद आ रहे थे सारे मैंने आपको बता दिए। लेकिन क्लास में बता दूं, इसके बाद हम आधुनिक भारत डिस्कस करेंगे, और एक बार आप मेरे से आधुनिक भारत पढ़िएगा, फिर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको याद हो रही है चीज़ें कि नहीं याद हो रही है। 256 क्वेश्चन को देखते हैं। ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप अक्सर देखे होंगे जब भी हम बात करते हैं लोकपाल की तो हम क्या कहते हैं कि ये जो ऑफिस है ये स्कैंडिनेवियन ओम्बड्समैन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेगा ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेविया,
बी आपका सही उत्तर होगा। जब हम सेंटर की बात करते हैं, हम लोकपाल की बात करते हैं, जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर लोकायुक्त की पोजीशन होती है। बी सही उत्तर है। 257 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आज़ादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैंने पढ़ने में गलती की है। बोला है कौन सा पहला स्टेट ऐसा था जहां पर कोई पार्टी ऐसी आई थी जो कि गैर कांग्रेसी थी। ठीक है, गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था आज़ादी के बाद पहली बार, तो आपको याद रखना है केरल में हुआ था। डी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सीए परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार, मेरे दिमाग में कांग्रेसी क्यों नहीं मैं बोली मुझे नहीं पता, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार, ठीक है, केरल राज्य में 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में बनी थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। गैर कांग्रेसी सरकार की बात हुई है सबसे पहली 1957 में केरल में बनी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर बोला गया सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच हैज़ बीन वाइडली डिस्कस्ड इन द प्रेजेंट टाइम परटेन टू, तो बताइए सेक्शन 124A किससे रिलेटेड है? ये आपका है राजद्रोह से रिलेटेड, सेडिशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। RO परीक्षा में 2017 में पूछा गया है। सेडिशन चार्जेस की अगर हम बात करें और आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन चार्ज लगाकर जेल में बंद कर दिया गया था। हमारे कई लीडर्स थे जिन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया है इसमें, सेडिशन में 124A में क्या बोला गया है, इसको पढ़ लेते हैं। इसके अनुसार बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा सभी से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखें। इन विच ईयर डिड इंडियन ट्रूप्स लिबरेटेड गोवा, दमन एंड दीव फ्रॉम पोर्टुगीज, तो बताइए किस वर्ष भारतीय सैन्य दलों ने पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को विमुक्त कराया था? तो 1947, 1950, 1956, 1961, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? 1961। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय सैन्य दलों ने वर्ष 1961 में कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय, याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय, ये भी हो सकता है पूछ लें। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को विमुक्त कराया था। ठीक है, और 1962 में गोवा को प्रदेश तथा दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। ये भी चीज नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 260 प्रश्न को देखते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, नॉट एनी स्पेसिफिक लिस्ट। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए आर्थिक एवं सामाजिक योजना किस सूची में है आपका? 260 का उत्तर आपका क्या होगा? ये आपका समवर्ती सूची में है। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्लास, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई है कि जब भी हम भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची को देखेंगे, 7th शेड्यूल को देखेंगे, तो उसमें संघ सूची, ठीक है, केंद्र सूची और संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची को ही केंद्र का शासन जिस पे होता है, ठीक है, और आपका राज्य सूची हो गया और संवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो आपको पता है केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में टकराव की स्थिति होती है, हाँ, अगर दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में किसी भी तरीके का टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो केंद्र ने जो बनाया है वो कानून मान्य होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब संवर्ती सूची में अगर हम देखें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आपका शिक्षा आ गया, एजुकेशन, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, ठीक है, फिर उत्तराधिकारी आदि शामिल होता है। चलिए
अगला देखते हैं, हैदराबाद राज्य को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए सरदार पटेल ने कौन सा ऑपरेशन किया था? तो बताइए यहाँ पर, तो आसान प्रश्न है, ब्लू स्टार, सीज, पोलो, यूनिटी। तो 261 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत सरदार पटेल जी ने हैदराबाद राज्य को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया था। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए 262, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, भारत सरकार की संघीय संरचना निम्नलिखित में से प्रदान करती है? द्विस्तरीय प्रणाली, तीन स्तरीय प्रणाली, चतुर्थ स्तरीय प्रणाली, एक स्तरीय प्रणाली। तो आपको पता है जब भी हम फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। हम शक्तियों के वितरण की बात करते हैं राज्य और संघ के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 262 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्लास एक चीज याद रखिएगा, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसको रुकिए पहले। जब हम भारत के कंटेक्स्ट में बोला है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में बोला है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में बोला, फेडरल स्ट्रक्चर की बात नहीं की है। हम ये नहीं पूछे संघीय ढांचा का अर्थ क्या है। यहाँ पर जब हम भारत की बात करते हैं तो आप देखते हैं हमारे यहाँ क्या है, स्टेट है, सेंटर है, स्टेट है, प्लस लोकल गवर्नमेंट भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 262 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया ना जो मैंने आपको बताया। जब हम बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की तो ये बिल्कुल सही है, वहाँ पर शक्ति का वितरण होता है संघ और राज्यों के मध्य में, सेंटर और स्टेट के मध्य में। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात की है तो इंडिया में अगर हम संविधान को देखेंगे तो हम सेंटर की बात करते हैं, हम स्टेट से रिलेटेड प्रोविजन को देखते हैं, प्लस हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी बात करते हैं जिसमें आपके पंचायती इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपैलिटीज आती हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 टाइप। समझ में आ गया होगा। चलो, तो यहाँ पर एक बार हम देख ले क्या, देखो भारत सरकार की संघीय संरचना त्रिस्तरीय प्रकृति की है। ठीक है, जहाँ सरकारों का गठन संविधान के प्रावधानों के अनुसार हुआ है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर हुआ है, जो मैंने आपको बताया। हम अपने संविधान में देखते हैं तो प्रोविजंस दिए गए हैं सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपैलिटी है। 263 प्रश्न को देखते हैं। चलिए, अक्टूबर 26, 1947 is an important date in the Indian history because of, किस वजह से 26 अक्टूबर 1947 को एक इम्पॉर्टेंट डेट बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री में? किस वजह से? महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर किया था इस दिन 26 अक्टूबर 1947 को। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि 26 अक्टूबर क्यों? क्योंकि इसी दिन कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर करके कश्मीर के भारत में विलय होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, 264 प्रश्न को देखते हैं। बंधुआ मजदूर अधिनियम डैश में कानूनबद्ध हुआ था, तो बताइए। अब ये ऐसे डायरेक्ट प्रश्न है, इसमें इतना डिस्कस नहीं करना है। तो 264 का जो आपका सही उत्तर है वो है 1976। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा में पूछा गया है, डायरेक्ट प्रश्न है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एसोसिएशन एक्ट वॉज लेजिस्लेटेड इन विच ईयर? 1976। आगे बढ़े, व्हेन झारखंड स्टेट वॉज फॉर्म्ड, बताइए झारखंड कब बना था? 1 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर, 20 नवंबर 2000। तो 265 का जो आपका सही उत्तर है, झारखंड जो बना था वो 15 नवंबर 2000 को बना था। सी आपका सही उत्तर है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 को देश के 28वें राज्य के रूप में बिहार से अलग होकर बना था झारखंड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए 1 नवंबर को किस राज्य का गठन हुआ था? अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर 2000 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं आपसे 9 नवंबर को 2000 को, तो क्या बना था? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग होके। ठीक है, क्लियर है ना। और 15 नवंबर की जब हम बात करेंगे 2000, तो क्या बना है? ध्यान दीजिएगा, झारखंड। क्लियर है ना क्लास? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्लियर है? नोट कर लीजिए, हो सकता है अगली बार ऐसे पूछ ले। चलिए 266वां प्रश्न देखते हैं, 266। द डिपार्टमेंट ऑफ माइन सेफ्टी कम्स अंडर द वेस्ट सेंट्रल
मिनिस्ट्री इन इंडिया। खान सुरक्षा विभाग भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? खान मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के, श्रम और रोजगार मंत्रालय के, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा 266 का? 266 का जो आपका सही उत्तर है, ज़्यादातर स्टूडेंट को लग रहा होगा खान मंत्रालय के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ माइन सेफ्टी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बी आपका सही उत्तर है 266 का, याद रखिएगा। खान सुरक्षा विभाग केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन होता है। अगला देखते हैं 267, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAS? ये तो आप सभी को पता होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बी सही उत्तर है, ग्रुप सी में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। मैंने आपसे कहा ना, अब ऐसा प्रश्न है सिंपल सिंपल, आप तुरंत देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइबर लॉ कम अंडर डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए 268 का साइबर लॉ की जब हम बात करेंगे तो ये आपका अवशिष्ट शक्तियों में आता है, रेसिडुअल पावर में आता है। देखिए संघ सूची में कौन लॉ बनाता है? सेंटर बनाता है। राज्य सूची में कौन बनाता है? स्टेट बनाता है। समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ना संघ सूची में मेंशन है, ना राज्य सूची में मेंशन है, ना समवर्ती सूची में मेंशन है। तो इसका मतलब वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो अवशिष्ट शक्ति में मेंशन है, रेसिडरी उसमें। और यहाँ पर शक्ति किसके पास होती है? संघ के पास होती है। तो जब हम साइबर लॉ की बात करेंगे तो डी आपका सही उत्तर है। क्लियर हो गया? चलो 269, which Indian politician was described by the former PM इंदिरा गांधी as Santa Claus with unrealistic idea? किस भारतीय राजनयिक को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अवास्तविक विचारों वाला सेंटा क्लॉज कहा गया है? बताइए, अनरियलिस्टिक सेंटा क्लॉज विथ अनरियलिस्टिक आइडिया, किस सेंटा क्लॉज को मतलब बोला गया है? किसको? इंदिरा गांधी ने बोला था। 269 का ये प्रश्न है। तो सुब्रमण्यम स्वामी को बोला था इंदिरा गांधी ने। बी आपका सही उत्तर है। तो ये कुछ नए प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये अब देखिए कि आरओ में पूछा गया है तो नोट कर लीजिए एक जगह। लेकिन अगर ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं भी पता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप एग्जाम में स्किप भी कर सकते हैं। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी नियंत्रित समाजवादी नीतियों की आलोचना एवं खुली अर्थव्यवस्था की तीव्रता की वकालत करने के कारण डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को 1970 के दशक में अवास्तविक विचारों वाला सांता क्लॉज कहा था, ठीक है। तो छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, हर प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है। अब देखिए के चंद्रशेखर राव डैश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो बताइए 270 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तेलंगाना के, ठीक है। चंद्रशेखर राव की बात की गई है। 2 जून 2014 को उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में पद को ग्रहण किया था। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इज ऑल इंडिया सर्विसेज। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। बताइए यहाँ पर 271 का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका ए जो है वो बिल्कुल सही है। जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आती है, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस आती है, IPS आता है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आती है, ठीक है। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मैंने बोला, फॉरेन सर्विस नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा। जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं तो IAS IPS प्लस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात होती है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। अरे भाई सेंटर का है, क्यों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सी जो है वो सही होगा, क्योंकि ए तो आपका सही है लेकिन जो आर है वो आपका फॉल्स है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारतीय वन सेवा जो है भारतीय अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत 1966 में अस्तित्व में आई थी, ठीक है, या 1865 से 1935 में ब्रिटिश राज के दौरान भी अस्तित्व में थी। चलिए 272 प्रश्न को हम देखते हैं। मनी फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द इंडिया कैन बी विदड्रॉ ओनली आफ्टर। अब देखिए दो तरीके के फंड होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, एक कॉन्टीजेंसी फंड होता है। कॉन्टीजेंसी फंड को हम क्या कहते हैं? आकस्मिक निधि कहते हैं ना, जब बहुत इमरजेंसी होती है, ठीक है, तब यहाँ से फंड दिया जाता है। तो 272 को पढ़िए कि यहाँ से फंड कैसे अप्रूव होता है। तो जब राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, अप्रूवल के बाद, ठीक है, कॉन्टीजेंसी फंड से पैसे निकल सकते हैं। बी आपका सही उत्तर है। 266 और 267 अगर हम देखेंगे तो कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टीजेंसी फंड से रिलेटेड है, ठीक है।
भारतीय संविधान के 267 में आकस्मिकता निधि का प्रावधान है या निधि राष्ट्रपति के अधीन रखी गई है। इसमें से निधि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही निकाली जा सकती है। चलो अगला देखें, 273 देख लीजिए। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ, ये तो आप छोड़ सकते हैं, स्टेट के बारे में नहीं। 274 देख लीजिए आप। द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन इंडिया कैन नॉट बी रिमूव्ड। यहाँ पर बोला गया भारत की सामाजिक आर्थिक असमानता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रसार करके। अरे सही बात है, अगर हम शिक्षा का प्रसार करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, निर्धन लोगों को आर्थिक सहायता अथवा कर्ज देकर गरीबों तथा अमीरों के बीच की खाई पाटकर निर्धनता तथा निरक्षरता दूर करके, रिमूवल ऑफ इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। तो यहाँ पर 274 का आपका जो एकदम मतलब जो आंसर होगा वो ये है, निर्धन लोगों को आर्थिक सहायता अथवा कर्ज देकर। देखिए, हमें सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को अगर खत्म करना है तो आपको पता है एजुकेशन जो है वो बेस्ट है। ठीक है, एजुकेशन आप देंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग शिक्षित होंगे, रोजगार मिलेगा, भोजन मिलेगा, लोग और शिक्षित होंगे, तो ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। ठीक है, निर्धनता कम होगी। अगर आप एसडीजी गोल की बात करते हैं सतत विकास में, तो देखिए सबसे पहला गोल क्या है, पॉवर्टी को खत्म करने की बात की गई है। जब आप गरीबी खत्म करेंगे तो भुखमरी खत्म होगी। जब भुखमरी खत्म करेंगे आप तो लोगों के अंदर क्या होगा, हेल्थ अच्छा होगा उनका। जब उनका हेल्थ अच्छा होगा, भूखे नहीं होंगे, तो आप उनको शिक्षित करिए। जब आप उनको शिक्षित करेंगे तो ये जो गैप है, इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो भी धीमे धीमे दूर होती जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्लास आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न था। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न था। इसके बाद एक भी प्रश्न नहीं है। 274, हाँ ये आखिरी प्रश्न था। हमने पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट जो डिस्कस करेंगे वो है आधुनिक भारत, क्योंकि आप ही लोग ने बोला है आधुनिक भारत के प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग आधुनिक भारत के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के किसी भी सेक्शन में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इतना काम आप करिएगा। अगर किसी भी सेक्शन को आप चाहते हैं कि मैम इस सेक्शन से हमको समझ में नहीं आता है, प्रश्न मेरे लगते नहीं है या कन्फ्यूज़न होती है, तो वो चीज़ आप मुझे बता सकते हैं। इस सीरीज़ में तो हम लोग पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करें जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को तो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा, उन प्रश्नों को तो हमने कवर कर लिया है, और जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे वो मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए PYQs के साथ, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ, जो कि आधुनिक भारत से रिलेटेड होंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे। और लास्ट में ऐश्वर्या मैम एक ही चीज़ कहती हैं कि खुद पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। ठीक है, जिसकी भी आप प्रार्थना करते हो, और मेहनत करिए, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। बार बार रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, आपको मदद मिलेगी। एक समय आएगा जब आप भी सफल होंगे। तो इसी आशा के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा, लेकिन पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद क्लास।